शुरुआत में तो जिया ने उदय को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की थी और उदय की भी किसी हरकत से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जिया से बात करने की कोशिश कर रहा हो या फिर उसने किसी स्पेशल मकसद से जिया को वहां बुलाया हो। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जिया की हैरानी बढ़ती गई। इतने में किशोर वहां मौजूद सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहता है, आप सबके रिफ्रेशमेंट के लिए ये व्यवस्था की गई थी। वैसे भी शाम के 7:30 बज चुके हैं और अगर आप में से किसी ने आगे के प्लान के बारे में पढ़ा है और किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही जिन जिन ने अब तक आगे के प्लान्स के बारे में नहीं पढ़ा है उनके पास डिनर तक का समय है। आप अपने कमरों में जाकर आगे के प्लान्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं जानकारी दे दूं कि जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उस पेपर में लिखी गई हैं वो सब हम इन 2 हफ्तों में खत्म करने की कोशिश करेंगे। जो जो अपना रिफ्रेशमेंट ले चुके हैं वो अपने रूम में जा सकते हैं। आपकी जरूरत की चीजें आपके रूम में रखवा दी गई हैं। किशोर की बात सुनते ही जिया उठ खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ जाने लगी। तभी वासु कहता है, अरे अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? मुझे भी तो वहीं जाना है, रुको जरा। इतना सुनते ही जिया पीछे हुई और उसने वासु से कहा, वासु, हम रिजॉर्ट में हैं, जंगल में नहीं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें एक दूसरे के साथ की जरूरत पड़ेगी। अपनी बात खत्म करते ही जिया दरवाजे की तरफ चली गई और वासु अपने आसपास बैठे हुए लोगों को देखने लगा। तभी उदय मन ही मन मुस्कुराया और सोचने लगा कि जिया वैसी नहीं रही जैसी वो पहले थी। अब वो लोगों को खुलकर जवाब देने लगी है, इसलिए अगला नंबर उदय का भी हो सकता था। लेकिन अब जब जिया यहाँ आ ही गई थी तो वो उदय के प्लान से बच नहीं सकती थी। जिया चाहे कितनी भी मॉडर्न बनने की कोशिश करे, उदय अच्छी तरह जानता था कि जिया को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। इसलिए उसने शुरुआत से ही जिया से कोई कनेक्शन नहीं रखा और उसे जितना हो सके नजरअंदाज करने की कोशिश की। और आगे भी उदय यही करने वाला था, क्योंकि उदय को जिया की वीकनेस बहुत अच्छी तरह से पता थी। दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस हॉल में अगस्त के आते ही सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठते हैं। जैसे ही अगस्त जाकर टेबल के बीचों बीच रखी कुर्सी पर बैठा, वैसे ही रोशनी भी अंदर आई। इससे पहले कि अगस्त अपनी बात शुरू करता, तभी उसकी नजर रोशनी पर पड़ी और वो चुप हो गया। एक बार उसने नजर घुमाकर वहां मौजूद सभी लोगों को देखा और फिर अपना फोन उठाकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर जाते हुए पायल से कहा, सभी लोगों को यहीं रुकने के लिए कहना, मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। अगस्त के बाहर जाते ही पायल ने सबको ये बात कन्वे कर दी और अगस्त बालकनी में टहलते हुए अधीर को फोन लगाने लगा। जैसे ही अधीर ने फोन उठाया, वैसे ही अधीर गुस्से में आग बबूला होकर कहता है, मैंने तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। कंपनी में इतना बड़ा प्रॉब्लम तो आ ही गया है और अब मैं ये छोटी मोटी चीजें भी खुद देखना शुरू कर दूं। अधीर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अगस्त किस बारे में बात कर रहा है। इसलिए अधीर कहता है, भाई, अगर आप खुलकर बता पाएंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि आखिर परेशानी क्या हुई है। अगस्त कहता है, रोशनी यहाँ क्या कर रही है? पहले तो मेरे सिग्नेचर के बिना उसे इस कंपनी में अपॉइंट कर लिया गया और फिर यहाँ भी भेज दिया। तुम्हें क्या लगता है अगर जिया को इस बारे में पता चलेगा तो उसे क्या लगेगा? वो तो सोचेगी ना कि मैंने जानबूझकर रोशनी को अपॉइंट किया है और मैं जानबूझकर उसे अपने साथ लेकर आया हूँ। अधीर कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन रोशनी को लेकर आपके और मेरे बीच में कभी कोई बात नहीं हुई। सच बताऊं तो मैं उस लड़की को अच्छी तरह जानता भी नहीं। मैंने एक बार जिया के मुंह से उसका नाम सुना था, पर मुझे नहीं पता था कि आप दोनों को उससे इतनी परेशानी होगी। उसके अलावा फ्लोर मैनेजर ने जितने भी लोगों का नाम दिया था, सब लोग काफी एक्सपीरियंस थे। इतना ही नहीं, मैंने ये भी पूछा था कि जो आउटडोर जाने के लिए रेडी हैं सिर्फ उनका ही नाम देना है। इसलिए फ्लोर मैनेजर ने सिर्फ उतने ही लोगों का नाम निकाल कर दिया। अगर आप मुझे पहले बताते तो शायद मैं रोशनी को उस लिस्ट से निकाल देता, लेकिन अब भी आप चाहो तो उसे वापस बुलाया जा सकता है। अगस्त कहता है, अभी मैं मीटिंग कर लेता हूँ, बाद में तुमसे इस बारे में बात करूंगा। इतना कहकर फोन डिस्कनेक्ट करते हुए अगस्त अंदर चला गया
और उसने कमल को प्रोजेक्टर खोलकर प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा। अगस्त और बाकी लोगों की मौजूदगी में कमल प्रोजेक्टर खोलकर एक डायग्राम दिखाता है और सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहता है, यह हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, इसलिए हर किसी को पूरा ध्यान रखना पड़ेगा और यहाँ मौजूद इंजीनियर जिन्हें हमने हायर किया है उनके काम को खासकर देखना पड़ेगा। उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सारा सामान कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इतना ही नहीं, हमें ये काम 2 हफ्तों में खत्म करना है। हमारे पास उससे ज्यादा समय नहीं है। एक बार कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए तो हम यहाँ से जा सकते हैं। साथ ही साथ आर्किटेक्ट के साथ बैठकर उसका डायग्राम बनाना है और प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से रहेगा। इतना कहकर कमल ने प्रोजेक्टर की तरफ उंगली दिखाई और फिर कुछ देर तक मीटिंग चली और आखिरकार जब कमल ने सारी चीजें सभी एम्प्लॉयज को समझा दी, तभी अगस्त अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, यहाँ मौजूद सभी लोगों को शायद आज पार्टी के लिए इनवाइट किया गया होगा। हमें एक रात के लिए कोई कमी नहीं रखनी है, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि तुम सब लोग पार्टी में मौजूद रहो और काम से एक दिन पहले जितना एंजॉय करना है कर लो, लेकिन कल से कोई पार्टी नहीं होगी। कल से 2 हफ्तों तक सिर्फ और सिर्फ काम होगा। इतना कहकर अगस्त कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर चला गया और रोशनी ये देखकर हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो प्लान उसने क्लाइंट के लिए बनाया था उसके साथ अगस्त इतना खुश कैसे हो सकता था। कहीं न कहीं रोशनी को अपनी प्लानिंग चौपट होती हुई नजर आई और अगस्त के जाते ही वो भी कमरे से बाहर चली गई और कमरे में जाते ही उसने खुद को आईने में देखा और सोचने लगी कि अच्छे खासे लड़के उसकी सुंदरता को देखकर पिघल जाते हैं, लेकिन अगस्त है कि उसे एक नजर भी नहीं देखता। लेकिन आज रोशनी के पास अगस्त को रिझाने का एक और मौका था, इसलिए उसने पार्टी के लिए खूबसूरत ड्रेस बाहर निकाली और साथ ही पाउच में रखी हुई कुछ गोलियों को निकालकर उन्हें गौर से देखने लगी। कुछ देर और गोलियों को देखने के बाद रोशनी अपना चेहरा आईने में देखती है और खुद से बातें करते हुए कहती है, साम, दाम, दंड, भेद या फिर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इन 2 कहावतों को मद्देनजर रखा जाए तो मेरे पास अगस्त को अपनी तरफ खींचने के कई सारे हथकंडे हैं और लोग तो कहते ही हैं कि मेरी शक्ल मेरी बहन से मिलती जुलती है। इतना कहते ही रोशनी हंसने लगी। दूसरी तरफ जिया जैसे ही कमरे में पहुंची, उसने किशोर का दिया हुआ पेपर उठाया और उसे पढ़ने लगी। उसमें लगभग 7 से 8 एक्टिविटीज लिखी हुई थी, जिनमें से ग्रुप डिस्कशन एक ऐसी एक्टिविटी थी जिसे करने से पहले शायद ही आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। वो था ओल्ड स्टूडेंट एंड टीचर्स का प्यार पर डिस्कशन। आजकल कपल्स को कैसे रहना चाहिए, इस बारे में बातें करना और बच्चों को बताना। हालांकि जिया को इस टास्क की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन वो समझ गई थी कि हो ना हो उदय ने ही इस टास्क को अपने मतलब के लिए रखा होगा। लेकिन जिया पहले से कुछ नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि अब तक उदय उसे नजरअंदाज कर रहा था और ऐसे में अगर जिया उससे खुद जाकर बात करेगी तो वो गलत हो जाएगा। जैसा कि उदय को खुद पर ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो जिया को अच्छी तरह से समझता है और ऐसी हरकतें करके वो जिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, उसी तरह जिया भी उदय के इस बिहेवियर से अच्छी तरह से वाकिफ थी। एक तरफ शाम होते ही पार्टी शुरू हुई और दूसरी तरफ डिनर के लिए सभी लोगों को किशोर ने रेस्टोरेंट एरिया में बुला लिया। डिनर के लिए सभी लोग वहां पहुंच चुके थे। उदय ने एक नजर सबकी तरफ मारी तो देखा जिया वहां पर मौजूद नहीं थी, इसलिए वो वासु के पास गया और उसने कहा, जिया नहीं आई तुम्हारे साथ? वासु कहता है, तुमने देखा नहीं, नाश्ता करते टाइम उसने मुझे कैसे बेइज्जत किया था। उसके बाद भी मैं उसे बुलाने जाऊंगा, ये तुमने कैसे सोच लिया? इतना कहकर वासु खाना लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उदय वासु के अलावा वहां मौजूद लोगों में से देख रहा था कि वो किससे जिया के बारे में पूछ सकता है। आखिरकार उदय को कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिससे जिया की दोस्ती रही हो। तभी किशोर को जाकर पता करने के लिए कहता है और किशोर उदय के कहने पर जिया के कमरे की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ पार्टी में सभी लोग अपनी अपनी तैयारी करके आए थे और गाने की धुन पर अपनी अपनी वाइन के ग्लास हाथ में लिए झूम रहे थे।
लेकिन माया चुपचाप एक टेबल पर बैठी हुई थी और वहां मौजूद सभी लोगों को देख रही थी। तभी उसने देखा कि रोशनी अब तक पार्टी में नहीं आई है। इसलिए माया समझ गई थी कि हो ना हो रोशनी अपनी पूरी तैयारी करने में लगी होगी। कुछ ही देर बाद डीजे वाले ने एक रोमांटिक सॉन्ग लगाया और सबकी नजर दरवाजे पर गई। माया भी दरवाजे की तरफ देखकर दंग रह गई थी। उसने सोचा नहीं था कि रोशनी ने इस छोटी सी पार्टी के लिए इतनी सारी तैयारियां की होंगी। पैर से लेकर सर तक वो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। उसने सफेद रंग का गाउन पहना था जिसमें लाल रंग की बेल्ट लगी हुई थी और उसकी पतली कमर को देखकर सब लोगों की नजर उस पर ठहर गई। माया ने दूर से ही रोशनी का एक फोटो क्लिक किया और जिया को सेंड कर दिया। उस समय जिया अपने कमरे में थी और अपनी फेवरेट बुक PS I Love You पढ़ रही थी। तभी अचानक जिया के फोन में नोटिफिकेशन टोन बजी। लेकिन इससे पहले कि जिया अपना फोन उठाकर मैसेज देखती, तब तक दरवाजे पर घंटी बजने लगी। जिया तुरंत दरवाजे की तरफ गई और उसने दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर किशोर खड़ा था। किशोर जिया से कहता है, मैम डिनर का समय हो गया है, अगर आप नीचे नहीं आना चाहती हैं तो क्या मैं आपके लिए कमरे में डिनर भिजवा दूं? जिया कहती है, नहीं किशोर, इतना परेशान मत हो, मैं नीचे आ जाऊंगी। वैसे मुझे भूख नहीं लगी है, इसलिए मैं नहीं आ रही थी। किशोर कहता है, दरअसल इस रिजॉर्ट के आसपास ज्यादा दुकानें नहीं है, अगर रात को आपको भूख लगी तो खाना नहीं मिल पाएगा, इसलिए आकर थोड़ा खा लीजिए। जिया मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती है और किशोर वहां से चला जाता है। तभी जिया अपना फोन उठाकर कमरा बंद करते हुए डिनर करने चली जाती है। जैसे ही जिया हॉल में पहुंची तो उसने देखा कि सभी लोग खाना खा रहे थे, लेकिन उदय एक टेबल पर बैठा अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। वैसे तो जिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था कि वो वहां बिना खाने की प्लेट लिए क्यों बैठा है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में ये सवाल उठा। तभी जिया ने सीधा बुफे की तरफ अपना कदम बढ़ाया और अपनी प्लेट में खाना डालना शुरू किया। खाना लेकर के जिया हॉल के कोने में रखी टेबल पर जाकर बैठ गई। वहां उस वक्त कोई भी नहीं बैठा था, लेकिन टेबल की दाईं तरफ वासु कुछ दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाते खाते हंसी मजाक कर रहा था। जिया ने वासु को भी नजरअंदाज करने की कोशिश की और चुपचाप खाना खाने लगी। कुछ देर बाद जिया को महसूस हुआ कि उसके फोन में एक नोटिफिकेशन टोन आया था, जिसे वो डोरबेल बजने की वजह से देखना भूल गई थी। तभी उसने फोन अनलॉक किया और माया का भेजा हुआ फोटो देखा, जिसे देखकर जिया के होश उड़ गए। क्या जिया अगस्त को रोशनी के वहां होने का जिम्मेदार मानेगी? क्या रोशनी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगी? क्या अगस्त पार्टी का हिस्सा बनेगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए, सिर्फ पॉकेट FM पर।